गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज डेट है 24 अगस्त। आज के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ स्टैटिक जीके के भी प्रश्न देखेंगे जो हमारे एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। उसके बाद वीडियो के अंत में हम देखेंगे दो प्यारा सा क्विज जिसमें हम अभी शुरू किए हैं कल से राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इससे पहले हम लोग लोक नृत्य को कंप्लीट कर चुके हैं डेली क्विज में। अब हम शुरू किए हैं क्या, राष्ट्रीय उद्यान। उसमें हमारा ये क्विज रहेगा जिसके उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। इसका उत्तर हम आपको अगले दिन के वीडियो में बताएंगे। ओके, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डेली की तरह आज का हमारा लाइन और कोटेशन क्या है जो हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। देखिए, इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर दे। दोस्तों, आप लोग बहुत देखे होंगे अपने आसपास के सोसाइटी में कि लोग एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि वो ऐसा है, उसकी सोच ऐसी है, उसकी सोच वैसी है। वो एक मतलब दूसरों की बारे में ज़्यादा बातें होती हैं, बट इंसान अपने अंदर नहीं देखता है। ओके, तो सबसे पहले अगर आप कोई भी बदलाव चाहते हैं सोसाइटी में तो वो बदलाव सबसे पहले आप अपने अंदर लेकर के आइए। अगर आप चाहते हो कि आपसे कोई झूठ ना बोले तो फिर आप कोशिश करिए अपनी ओर से शुरू करने का कि आप किसी से भी झूठ मत बोलिए। तो जो बदलाव आप लाना चाहते हो पहले अंदर अपने लाइए। इसी से संबंधित एक वो स्टोरी है गांधी जी का, बहुत छोटा सा स्टोरी है, मैं बता देता हूँ आपको। जब गांधी जी अपने समय में भारत में यहाँ पे रहते थे, उस समय एक भारतीय एक पिता अपने बेटे को लेकर के उनके पास गया और कहा कि गांधी जी, आप हमारे बेटे से कह दीजिए कि ये चाय बहुत पीता है, इसको मना कर दीजिए कि ये चाय न पिए ये। तो गांधी जी कहे ठीक है, तुम 2 दिन बाद आना। उसके बाद 2 दिन बाद गए वो अपने बेटे को लेकर के कि अब बोल दीजिए हमारे बेटे से। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं, तुम 10 दिन बाद आओ। तो फिर 10 दिन बाद वो फिर अपने बेटे को लेकर गया। तो गांधी जी बेटे को बुलाए और कहे कि बेटा तुम चाय मत पियो। बस इतना ही बोल दिए। तो फिर वो जो उसके पिताजी थे उस बच्चे के, वो गांधी जी से पूछे कि गांधी जी, जब आपको यही बात सिर्फ बोलना था सीधे सीधे, तो फिर आप बहुत पहले ही बोल दिए होते, हमें 10-12 दिन से आप दौड़ा रहे हो। तो गांधी जी ने क्या कहा, देखिए, आप किसी को वही राय दीजिए जो आप खुद फॉलो करते हो। तो उन्होंने ये कहा कि मैं खुद चाय पीता था तो फिर मैं कैसे अगले को कह दूं कि तुम चाय मत पियो। इसलिए मैं 10-12 दिन में कोशिश करके खुद चाय पीना छोड़ा हूँ, तब जाकर मैं किसी को अगले को ये कह सकता हूँ कि चाय पीना छोड़ दो, क्योंकि चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। तो ऐसे बनिए आप कि जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हो वो बदलाव सबसे पहले आप स्वयं में लेकर के आओ। ओके, आप अच्छे हो जाओगे तो धीरे धीरे दुनिया भी अच्छी होने लगेगी। ओके, शुरुआत आपको करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट क्या है आज का, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपूर्ति सुरक्षा समझौता किया है। आपूर्ति सुरक्षा समझौता किसके साथ हुआ है भारत का, ये सामने आपके ऑप्शन है। सही उत्तर क्या है दोस्तों, सही उत्तर है सी, यूएसए। ओके, अमेरिका के साथ हुआ है क्या, आपूर्ति सुरक्षा समझौता, भारत और यूएसए का। ओके, चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा आज का। अगला है दोस्तों, महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए किसने 500 मिलियन डॉलर ऋण देने के वादा किया है। ओके, तो ये आपका यहाँ पे सामने आपके ऑप्शन है। सही उत्तर क्या होगा, महाराष्ट्र की बात हो रही है दोस्तों और स्वास्थ्य सेवा की बात हो रही है, इसमें 500 मिलियन डॉलर देगा। तो कौन देगा, इसमें से बताइए आप कौन सा उत्तर है। सही उत्तर है ये सी, ADB। यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं पहले, ADB इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका है ए से एशियाई, डी से विकास, मतलब बी से बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। ओके दोस्तों, ये देखिए, आप इसके बारे में पहले ये जानिए कि ये जो एशियाई विकास बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। किसकी, ADB की, एशियाई विकास बैंक की। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों है फिलीपींस में। कहाँ पे दोस्तों, फिलीपींस में है। किसका, ADB का। फिलीपींस दोस्तों ये कहाँ पे है, ये हमारे एशिया में है, सबसे ईस्ट साइड में है दोस्तों। ओके, फिलीपींस जो देश है इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है मनीला। एग्जाम में आता रहता है हमेशा फिलीपींस के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा, मनीला है। और इसकी मुद्रा क्या है, पेसो। क्या है, पेसो। यानी कि फिलीपींस की जब भी बात हो तो आप बस ये सोचिए, आप पैसे के बारे में सोच लीजिए। राजधानी मनीला, मनी मतलब मनी, मनीला पैसा ला। पेसो, पेसो मतलब पैसा। तो जब भी फिलीपींस की बात हो राजधानी या मुद्रा की, तो ध्यान दीजिएगा पैसा के बारे में। तो मनीला पेसो, मनीला पेसो। तो हो गया, आगे चलिए। तो ये हो गया ADB का, एशियाई विकास बैंक का। ऑप्शन में और भी देखिए,
ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसका पता होना चाहिए, एग्जाम में आता रहता है ये तो कम आता है एग्जाम में, बट ये IMF और WB। IMF मतलब क्या है, इसका हिंदी है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखिए मुद्रा कोष, आई मतलब अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका दोस्तों स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना हुआ था जुलाई 1944 में। इसका IMF का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना हुआ था जुलाई 1944 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे, वाशिंगटन, वाशिंगटन DC में। ये कहाँ पे है, USA यानी कि अमेरिका में है। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना हुआ था जुलाई 1944 में, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में। उसके बाद देखिए यहाँ पे है WB मतलब वर्ल्ड बैंक, हिंदी बोलेंगे क्या इसको, विश्व बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इसकी भी स्थापना हुई थी कब, जुलाई 1944 में। यानी कि जब इसका हुआ था IMF का, उसी के साथ WB का भी यानी कि विश्व बैंक का भी हुआ था। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका भी हेडक्वार्टर सेम टू सेम यहाँ पे है जहाँ पे IMF का है। ओके, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यानी कि इन दोनों का जो भी स्थापना वर्ष है वो भी सेम है, और साथ ही साथ इनका मुख्यालय भी सेम जगह पे है। ओके, चलिए ये तो हो गया इसका। अब ADB हम बता ही दिए हैं। अब ये इसका स्थापना देख लीजिए, यूनिसेफ का। यूनिसेफ का दोस्तों स्थापना कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। इसका हुआ था दिसंबर 1946 में, दिसंबर 1946 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में कहाँ पे दोस्तों, ये भी USA में ही है, तो ध्यान दीजिएगा। यूनिसेफ दिसंबर 1946 में स्थापना हुआ था, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, USA में। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और दोस्तों इसका उत्तर आपको मतलब ये ध्यान दीजिएगा, ADB होगा, एशियाई विकास बैंक। आगे चलिए, अगला प्रश्न क्या है हमारा आज का, ये देखिए हाल ही में किस खिलाड़ी ने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता है। ओके, वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता है। ये सामने आपके ऑप्शन है, सही उत्तर क्या होगा इसमें से, सही उत्तर दोस्तों A पंकज आडवाणी जी, पंकज आडवाणी जी। इन्होंने जीता है क्या, वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल। ओके, पंकज आडवाणी जी। दोस्तों ये लगातार 6वीं बार ये खिताब जीते हैं, लगातार 6वीं बार। कौन, पंकज आडवाणी जी। बाकी ये PV सिंधु और साइना नेहवाल, पुजारा गोपीचंद, ये पुराने प्लेयर हैं, तो इनके बारे में आप पता ही होगा, आपको जानते होंगे थोड़ा बहुत। नहीं जानते हो तो भी ये भी करंट न्यूज में नहीं है, तो इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बनने का चांस बिल्कुल रेयर है, रेयर ऑफ रेयर। ओके, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल कौन जीता है, पंकज आडवाणी जी। आगे चलिए, अगला क्या है क्वेश्चन, अगस्त 2024 को मल्टी स्पेशलिस्ट स्पोर्ट्स ब्रांड डिकैथलॉन ने अगले 5 साल में भारत में कितने निवेश की घोषणा की है। ऐसे दोस्तों निवेश वाले प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम में। तो मल्टी स्पेशलिस्ट स्पोर्ट ब्रांड डिकैथलॉन ने अगले 5 साल में भारत में कितने निवेश की घोषणा की है। तो ये सामने आपके ऑप्शन है, सही उत्तर क्या होगा इसमें से, सही उत्तर दोस्तों A 10 करोड़ यूरो। ओके, 10 करोड़ यूरो, तो याद रखिएगा 10। ओके 10। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्या है, अगला है अगस्त 2024 को भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जिसको बोलते हैं DPIIT, के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। ओके, आपको बस इतना ध्यान देना है कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संविधान, इसका ये व्यापार संवर्धन विभाग, बस ये ध्यान देना है, इतना, ये सब नहीं, ये सब बस तो ऐसे ही लिखा आता है। आपको बस ये ध्यान देना है कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव किसके, मतलब सचिव किसे बनाया गया है, बस आपको सिंपल भाषा में ये जानना है। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें से, सही उत्तर दोस्तों C अमरदीप सिंह भाटिया को, किसको बनाया गया है, अमरदीप सिंह भाटिया को क्या बनाया गया है, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग का सचिव बनाया गया है, अमरदीप सिंह भाटिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्या है हमारा आज का इंपॉर्टेंट, ये अगस्त 2024 को मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए, उनका क्या नाम है। जो भी देश में आते हैं हमारे विजिट पे, उनका दोस्तों मतलब उनके बारे में जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये जो मलेशिया से आए हैं, ये प्रधानमंत्री, इनका क्या नाम है, ये सामने आपके ऑप्शन है, सही उत्तर क्या होगा इसमें से, सही उत्तर दोस्तों B अनवर इब्राहिम जी, अनवर इब्राहिम जी, इब्राहिम, अनवर इब्राहिम। ये क्या है, मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं, जो अभी हाल ही में भारत की यात्रा पर आए हैं। ओके, चलिए अगस्त 2024 में। तो दोस्तों ये हो गया मलेशिया। तो मलेशिया के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि मलेशिया का कैसे क्या है। ओके,
मलेशिया के बारे में आप सबसे पहले जानिए कि राजधानी क्या है इसकी। राजधानी है दोस्तों कुआला कुआला लुम्पुर। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआला लुम्पुर। ओके, और इसकी मुद्रा देख लीजिए यहाँ पे, मुद्रा क्या है? ये तो होगी राजधानी, मुद्रा है मलेशियाई। देखिए मतलब कुछ देशों के मतलब जो मुद्रा होते हैं उनके नाम उसके देश का नाम जुड़ा होता है, तो हमें ये नहीं मतलब ध्यान देना है कि मलेशिया की मुद्रा का नाम मलेशियाई रिंगित है, तो मलेशिया तो हटा ही दीजिए, बस लास्ट में जो क्या जुड़ा है वो देखिए, रिंगित। ओके, क्या है? रिंगित मुद्रा। आगे मलेशियाई जुड़ा है, बट हमें उस पर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मतलब नॉर्मल सी बात है भाई, मलेशिया का है तो मलेशियाई मतलब उसमें जुड़ेगा ही। अब लास्ट में क्या है वो इंपॉर्टेंट होता है, तो ये है रिंगित। क्या है? रिंगित मुद्रा। ओके, कहाँ का? मलेशिया का। और उसकी राजधानी क्या है? कुआला लुम्पुर। ओके, तो अभी कौन आए थे? अनवर इब्राहिम जी, प्रधानमंत्री मलेशिया के। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला क्या है यहाँ पे देखिए, भारतीय नौसेना का फ्रंट लाइन स्टेल्थ फ्रिगेट जिसका नाम है INS तबर किस शहर की 2 दिन की यात्रा पर गया है? ओके, क्या नाम है इसका? INS तबर किस शहर की 2 दिन की यात्रा पर गया है? तो ये सामने आपके ऑप्शन है, किस शहर की बात हो रही है यहाँ पे? ये गया है दोस्तों बी, एस्बजर्ग में। कहाँ पे गया है? एस्बजर्ग में। ये शहर कहाँ पे है? ये शहर है दोस्तों डेनमार्क में। कहाँ पे है? डेनमार्क में है। कौन सा? एस्बजर्ग। ओके, यहीं पे गया है कि हमारा INS तबर 2 दिन की यात्रा पर। ओके, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगस्त 2024 को चेन्नई में किस नेता की शताब्दी पर स्मारक सिक्का जारी किया है? ओके, मतलब आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है कि रक्षा मंत्री कौन है हमारे? राजनाथ सिंह जी हैं। ओके, तो चेन्नई में ये किस नेता की शताब्दी पर स्मारक सिक्का जारी किए हैं? तो ये सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है इसमें से? सही उत्तर दोस्तों सी, डॉक्टर कलाइंगर M करुणानिधि। ओके, आपको बस इतना ध्यान देना है, M करुणानिधि। ओके दोस्तों, ये कौन है? ये है दोस्तों तमिलनाडु के पूर्व CM। तो इन्हीं के मतलब शताब्दी के स्मारक सिक्का जारी किया गया है। ओके, इसके नाम पे M करुणानिधि, जो कि तमिलनाडु के पूर्व CM रह चुके थे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाल ही में किस शहर के ICG रीजनल हेडक्वार्टर में रीजनल मरीन पॉल्यूशन रिस्पांस सेंटर का उद्घाटन किया गया है? ओके, यानी कि आपको बस ये ध्यान देना है कि रीजनल मरीन पॉल्यूशन रिस्पांस सेंटर, बस इतना का उद्घाटन मतलब कहाँ किया गया है? रीजनल मरीन पॉल्यूशन रिस्पांस सेंटर का। ये सामने आपका ऑप्शन है, सही उत्तर इसमें से क्या है? सही उत्तर है दोस्तों बी, चेन्नई। चेन्नई में हुआ है किसका? रीजनल मरीन पॉल्यूशन रिस्पांस सेंटर का उद्घाटन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है? अगला है यहाँ पे दोस्तों ये लुसाने डायमंड लीग। ओके, लुसाने डायमंड लीग प्रतियोगिता में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में किसने दूसरा स्थान हासिल किया है? ओके, एग्जाम में दोस्तों आप यहाँ पे भी ध्यान दिया करेगा कि क्या पूछा है, कि पहले पूछा है, कि दूसरे पूछा है, या कि अंतिम स्थान पूछा है। तो ये भी आपका ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में। ओके, क्योंकि आप जल्दीबाजी में और हड़बड़ हड़बड़ में आप गलत कर सकते हो, तो ध्यान दिया करिए कि कौन सा स्थान पूछ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर लास्ट वाला पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा है, लुसाने डायमंड लीग में पुरुषों की भाला फेंक में दूसरा स्थान किसको मिला है? तो ये सामने आपके ऑप्शन है, सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर दोस्तों ए, नीरज चोपड़ा जी। ओके, आवर गोल्डन बॉय, इनको दूसरा स्थान मिला है कहाँ पे? लुसाने डायमंड लीग में, जो कि पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा थी, उसमें नीरज चोपड़ा जी को दूसरा स्थान मिला है, जिन्हें अभी हाल ही में जो हमारा 8 अगस्त को जो ओलंपिक हुआ था उसमें इनको क्या मिला था? सिल्वर मिला था। ओके, क्योंकि ये दूसरे स्थान पे वहाँ पे भी आए थे, और इन्होंने वहाँ पे कितनी दूर तक वो भाला फेंका था, तो हमें सिल्वर मिला था। ये भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो जो दूरी है वो भी आपको पता होनी चाहिए, वो कितना है? 89.45 मीटर है। ओके, इतना दूर फेंकने के बाद इनको क्या मिला था? सिल्वर। ओके, आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि गोल्ड किसे मिला था और वो कहाँ के खिलाड़ी थे। तो ये था दोस्तों मतलब अभी पिछला इतिहास। प्रेजेंट टाइम में लुसाने डायमंड लीग की बात हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पे ये जीते हैं नीरज चोपड़ा जी, सेकंड स्थान पे आए हैं। तो आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है कि यहाँ पे भी पूछ दे कि कितना मीटर फेंके हैं, तो इनको दूसरा स्थान मिला है। तो यहाँ पे कितना ये फेंके हैं?
89.49 मीटर, जो कि इनका पिछला जो था उसमें ओलंपिक में वहाँ पे क्या था 89.45, मतलब उससे थोड़ा सा आगे ही फेंके हैं ये, यानी कि अपना पिछला ही रिकॉर्ड तोड़े हैं यहाँ पे ये लुसाने डायमंड लीग में। बट आपको ये भी जानना चाहिए कि पहले पे कौन रहा है। दूसरे पे अगर लुसाने डायमंड लीग में ये दूसरे पे हैं, तो पहले पे ये है दोस्तों पीटर्स एंडरसन। पीटर्स एंडरसन जी पहले पे हैं, और ये कहाँ के हैं? ये है दोस्तों ग्रेनाडा के, ग्रेनाडा के हैं दोस्तों। और इन्होंने कितना दूर फेंका है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने दोस्तों फेंका है 90.61 मीटर। तो ये पहले पे आ गए हैं। और दूसरे पे आए हमारे प्यारे नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने ये फेंके इतना पे, नीरज चोपड़ा जी फेंके 89.49। तो ये अंतर था, तो ये पहले पे आ गए और ये चोपड़ा जी दूसरे पे आए। ओके, चलिए अब चलते हैं अपने अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है हमारा? किस अफ्रीकी देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? ओके, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पे मिला है दोस्तों? अफ्रीका के कौन से देश में, ये आपको बताना है। तो ये आपके सामने ऑप्शन है। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है दोस्तों ये डी, बोत्सवाना। ओके, बोत्सवाना में हमें दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। ओके, यहाँ पे देखिए कि वो अगर दुनिया सबसे बड़ा मिला है तो वो कितने कैरेट का है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है दोस्तों 2492 कैरेट का है। ओके, 2492 कैरेट का मिला है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा। तो ये मतलब ये दूसरा हो गया, तो पहला कौन था वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये दोस्तों अब मिला है, यानी कि 2024 में मिला है। जो पहला मिला था वो मिला था 1905 में मिला था दोस्तों, 1905 में। ओके, तो ये तो मिला पहला ये 2429 जो कैरेट का मिला है, ये बोत्सवाना में मिला है, 2024 में मिला है। जो पहला मिला था 1905 में मिला था, और कहाँ मिला था? साउथ अफ्रीका में मिला था, साउथ अफ्रीका में मिला था। और इसका मतलब ये कितने कैरेट का था? तो ये है दोस्तों 3106 कैरेट का। ओके, 3106 कैरेट का मिला था, सबसे पहला मतलब दुनिया का सबसे बड़ा हीरा। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में 1905 में 3106 कैरेट का। अब मिला है 2024 में बोत्सवाना में 2499 कैरेट का दूसरा सबसे बड़ा हीरा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला अगला क्या है यहाँ पे दोस्तों? अब हमारा करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं अपने स्टैटिक जीके की ओर। ओके, तो अब देखते हैं हमारा स्टैटिक जीके में आज का पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, आर्य शब्द किसे इंगित करता है ये आपको बताना है। आर्य आर्य के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि ये 1500 ईसा पूर्व में मतलब वहाँ से आए, और 1000 ईसा पूर्व तक ये आए यहाँ पे भारत में आए। और ये कहाँ से आए? हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ये आए थे मध्य एशिया से आए थे। ओके, और यहाँ पे आकर के इन्होंने वैदिक सभ्यता का विकास किया था, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। ओके, ग्रामीण सभ्यता थी, कौन सी? वैदिक सभ्यता। तो हमने ये सब पिछले वीडियो में पढ़ा है। अब हम यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे कि आर्य शब्द किसे इंगित करता है? मतलब किसे इंगित करता है, मतलब कि आपको ये बताना है कि आर्य मतलब जाति होती है कोई, या फिर धर्म होता है कोई, या फिर कोई देश की बात होती है आर्य जब बोला जाता है तो, या फिर किसी भाषा की बात होती है। ये आपको मतलब ऐसे एग्जाम में ऑप्शन दे सकता है कि आर्य शब्द किसे इंगित करता है, जाति को, कि धर्म को, कि देश को, कि भारत की भाषा को। तो आर्य शब्द इंगित करता है दोस्तों भाषा को। ओके, ध्यान दीजिएगा, किसको? भाषा को इंगित करता है क्या? आर्य शब्द। किसको? भाषा को। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आर्य शब्द इंगित करता है भाषा को। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश है। ओके, देखिए देखिए क्या है स्थलरूढ़ देश? यानी कि ऐसा देश जिसके चारों तरफ जो भी देश हो वो पूरे लैंड वाले हो, मतलब इसका कोई भी सिरा मतलब जल से नहीं कनेक्ट हो, मतलब कोई भी सागर महासागर उस देश से न सटा हो, तो उस देश को बोलते हैं स्थलरूढ़ देश। तो आपको ये बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का पूछा है दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश कौन सा है? ओके, तो कौन सा है दोस्तों? वो है दोस्तों, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, कजाखस्तान। कजाखस्तान ये है दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश। ये है कहाँ पे? देखिए यहाँ पे बताता हूँ मैं सादा। ये हमारा प्यारा सा भारत, यहाँ पे इसका कश्मीर वाला हिस्सा है, यहाँ पे पाकिस्तान है, क्योंकि और नीचे बनाता हूँ ये ऐसे, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है। ओके, अब इससे ऊपर शुरू होता है, ये देखिए यहाँ पे दोस्तों जस्ट इसके अफगानिस्तान के ऊपर ही क्या है यहाँ पे, ये देखिए
तजाकिस्तान, उस ओके शॉर्ट में लिख रहा हूँ TAJ, मतलब तजाकिस्तान है यहाँ पे। इसके ऊपर राइट हैंड में यहाँ पे क्या है, किर्गिस्तान, ओके, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और इधर जो है तुर्कमेनिस्तान है, ओके। और इससे ऊपर जब जाओगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान। और सबसे ऊपर है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया किया, मतलब एरिया कवर किया हुआ, यहाँ पे यही है कजाकिस्तान, ओके। इधर और इसके ऊपर जब जाओगे आप, इसके ऊपर तो यहाँ पे दोस्तों इसके ऊपर क्या है, रूस है, ओके। इधर जो है चीन है, और बीच में क्या है, मंगोलिया है। ऊपर रूस है, बीच में कजाकिस्तान है, इधर इधर मंगोलिया है, इधर चीन है, उसके नीचे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तो इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, प्यारा इंडिया, प्यारा भारत, सबका प्यारा भारत, ओके। चलिए, तो ये था। आगे चलते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, तीसरे नंबर पे, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन है, ये आपको बताना है। तो कौन सा होगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे, पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। ये दोस्तों इसका नाम पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है दोस्तों मरीन राष्ट्रीय उद्यान। मरीन राष्ट्रीय उद्यान क्या है, हमारे भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। और ये है कहाँ पे, ये है दोस्तों कच्छ का जो रण है, कच्छ का रण, ये कहाँ पे है, गुजरात में है। तो आपको ये ध्यान देना है कि भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कच्छ के रण में पाया जाता है। कच्छ का रण कहाँ पे है, ये है गुजरात में, ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलिए, अगला देखते हैं क्या है, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, इसका काम क्या है, पहले ये जान लीजिए कि ये दोस्तों जो टिकट होता है, भारत सरकार का जो भी टिकट होता है, स्टैंप होता है, पासपोर्ट होता है, यानी कि कोई भी सरकारी जो है इस तरह के जो कागज वाले काम होते हैं, जैसे टिकट, स्टैंप, पासपोर्ट, और किसी भी मतलब कोई भी पत्र सरकारी, उसको ये प्रिंट करता है कौन, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस। तो ये दोस्तों कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। तो ये है दोस्तों कहाँ पे, नासिक में। नासिक कहाँ पे है, ये है महाराष्ट्र में, ओके। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बहुत ज़्यादा। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पे है, नासिक में है, जो कि महाराष्ट्र में है, ओके। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्या है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके में 5वें नंबर पे है, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे, ओके। अभी आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा संविधान सभा जो बनी थी, उसमें इन्होंने कई समितियां बनाई थी। तो उसमें से एक समिति है राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वही थे क्या, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष, ओके, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, उद्यान विज्ञान को क्या कहा जाता है, उद्यान विज्ञान को, तो इसको बोलते हैं दोस्तों हॉर्टिकल्चर, HORTICULTURE। उद्यान विज्ञान को क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम में दोस्तों बार बार आता है कि उद्यान विज्ञान को क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर बोला जाता है, ओके। तो ये था हमारा स्टैटिक। अब हम चलते हैं, जो हमारा डेली का क्विज होता है, जिसको हमने नाम दिया है आ देखे जरा किसमें कितना है दम। इसमें हमने शुरू किया है अब लोक नृत्य के बाद नेशनल पार्क के बारे में। तो हमने कल पूछा था आपसे, यानी कि 23 अगस्त को हमने क्या पूछा था, सलीम अली नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे है, यह है जम्मू कश्मीर में, ओके। उसके बाद हमने दूसरा क्या पूछा था, इंद्र किला नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के लिए, मतलब इसको याद रखना है। कहाँ पे है सलीम अली नेशनल पार्क, ये है जम्मू कश्मीर में, और इंद्र किला कहाँ पे है, ये है हिमाचल प्रदेश में, ओके। तो ये था दोस्तों कल का। अब हम देखते हैं आज का हमारा क्विज क्या है। चलिए ये देखिए यहाँ पे आज का क्विज है, पहला है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ओके, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। और दूसरा क्विज क्या है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। यानी कि इन दोनों उद्यान कहाँ पे है, ये आपको बताना है, किसमें, कमेंट सेक्शन में। इसके उत्तर हम आपको अगले दिन की वीडियो में बताएंगे, ओके।
इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए, जैसा भी आपको फील हुआ हो, अच्छा, बुरा या फिर जो भी, मतलब आप बिल्कुल स्वतंत्र हो कमेंट करने के लिए। ओके। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे ही करंट अफेयर की वीडियो लाते रहते हैं और बाकी सब्जेक्ट भी जो हमारे मतलब एग्जाम के लिए जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें हम वीडियो में कवर करते हैं। ओके। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और लाइफ में हमेशा स्माइल करते रहिए। ओके। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।